अच्छा, एक 14 में देखते चलिए, जो नहीं बना होगा पूछ लीजिएगा तो आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 पूछ रहे हैं क्या कोई? 8 9 10 11 12 13 14 15 तो इसमें खाना है वो। 22 23 24 हटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए। चलिए 23 पूछ रहे हैं लोग, चलिए हिंट किए, इसका मतलब नहीं बना, तो आज बना देते हैं। 6 को विषम संख्या लेना है, लेकिन सब जो है 7 से भाग लेना चाहिए। 7 अगला हम 14 नहीं ले सकते, क्योंकि विषम ही लेना है और 7 से विभाजित होना चाहिए। 28 नहीं लेंगे, 37 लेंगे, 42 नहीं लेंगे, 50 लेंगे, 56 नहीं लेंगे, 63 लेंगे, 70 नहीं लेंगे, 11 27। देखिए तो 6 हो गया। 6 विषम संख्या जो 7 से विभाज्य है, और वही पहला 6 को लेना है, पहला 6 पे यही होगा। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट औसत का मतलब होता है गैपिंग, तो हर जगह सेम है कि नहीं? तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 42, तो मीट पर भी लेकर फिर भी नहीं बना। चौबीस, देखिए कई बार हम आप लोग को बता दिए, जैसे कोई भी क्रमागत संख्या ले लो, सम का, विषम का, या नेचुरल नंबर का, या होल नंबर का, बस या कोई भी एपी का सीरीज, सीधा सा बोले कंसेक्यूटिव होना चाहिए, गैपिंग सेम होना चाहिए। तो वैसा कोई भी केस ले लो, अब जैसे 2 3 4 5 ले लेते हैं, 6 ले लें, ये नेचुरल नंबर का सीरीज हम नहीं बोल रहे, कोई भी सीरीज हम ले लिए। अब इसमें देखो क्या होगा, हमको ये वो संख्या अगला जोड़ देंगे, चाहे 2 को जोड़ देंगे, 6 7 8, पहले से जो हमारा एवरेज रहा होगा, पहले से एवरेज हमारा कितना था? 4। अब आगे का संख्या जब जोड़ेंगे तो बड़ा संख्या जोड़ेंगे, तो ऑब्वियसली जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एवरेज भी बढ़ते जाएगा इसमें। अब देखो 2 को संख्या हम अगला जब जोड़ेंगे तो अब हमारा जो नया एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और गलती से अगर हम 2 संख्या घटा दिए होते तो हमारा एवरेज क्या होता? बढ़ जाता। संख्या को कम कर दीजिए, बड़ा से छोटा होते जाएंगे तो एवरेज छोटा होता जाएगा, क्योंकि सीरीज में है, एपी में बढ़ते क्रम में हो रहा है हमेशा। तो जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा एवरेज बढ़ेगा, जितना पीछे आएंगे उतना हमारा एवरेज कम होता जाएगा। तो इसी को दूसरे शब्दों में क्वेश्चन बोला गया था, बड़ी संख्या को हटा दे या बड़ी संख्या जोड़ ले, या छोटी संख्या हटा दे या छोटी संख्या को भी शामिल कर ले, ऐसा क्वेश्चन था। या बोलेगा कि अंतिम से 2 संख्या और जोड़ दे, क्या होगा? 3 को जोड़ दे तो क्या होगा? माने बड़ा संख्या की ओर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ भी करेगा। और कितना बढ़ेगा बताए थे कि जितना संख्या में अंतर होगा, गैप होगा, ठीक उसका आधा औसत होगा। सब वही सब है। जैसे
11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का औसत डी है यदि अंतिम दो संख्या को हटा दीजिएगा। जाहिर सी बात है, क्रमागत संख्या और अंतिम से जब हटाइएगा तो औसत घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? और धनात्मक पूर्णांक में मतलब एक एक का गैपिंग वाला होगा। तो दो को आप संख्या को हटाइएगा तो संख्या में अंतर 2 का आ जाएगा, तो औसत में कितने का अंतर आएगा? यानी एक औसत कम हो जाएगा, D-1 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में बोला है कि घटेगा कि बढ़ेगा, कितना एक घट जाएगा। देखिए 5 लगातार सम संख्या का औसत दिया हुआ है। यदि अगली 5 संख्या को भी शामिल करेंगे, सम संख्या शामिल करेंगे, तो एक बात बताइए, औसत बढ़ेगा कि घटेगा? पहले से 5 जो सम संख्या है और फिर आगे आप और जोड़ रहे हैं, तो औसत बढ़वे ना करेगा। धीरे धीरे आप प्लस होते जाएंगे तो औसत बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो 5 को सम संख्या शामिल करने का मतलब 5 दूनी 10, संख्या में गैपिंग कितने का आ जाएगा? 10। तो औसत कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ेगा। देखिए 5 लगातार विषम संख्या का औसत m है। यदि अगले 3 विषम संख्या को भी शामिल करेंगे, ठीक है, सम विषम में तो गैपिंग 2 का होता है। 3 को और शामिल करिएगा, आगे से शामिल करेंगे तो औसत बढ़वे ना करेगा। कम करते तब औसत घट जाता। तब 3 को विषम संख्या शामिल करेंगे तो 3 दूनी 6, या डायरेक्ट बोलेंगे कि औसत कितना बढ़ जाएगा? d। 4 क्रमागत विषम संख्या 8 है। यदि इसमें अगली विषम संख्या भी शामिल करेगा, तो एक को शामिल करिएगा तो सम विषम में 2 का गैपिंग, तो औसत कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। सम संख्या अगला भी शामिल करिएगा तो एक और बढ़ जाएगा। m एक प्राकृतिक संख्या, m से प्राप्त 5 क्रमागत कोई संख्या का औसत क्या है? मान लो m इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर m है, अगर नेचुरल नंबर है तो 1 होगा m के बदले, और m से प्रारंभ होने 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, अगला हो जाएगा m+1, फिर हो जाएगा m+2, m+3, m+4। 5 को लेना है ना, इसमें से m आपका नेचुरल नंबर है तो 1 नंबर पे होगा, तो इसका औसत, औसत का मतलब बीच वाला है m+, गैपिंग सेम है ना, हर जगह एक का अंतर है, m+, और भी बढ़ सकता है ज़्यादा। यदि अंतिम दो संख्या हटा दीजिए, लीजिए अगर अंतिम से 2 संख्या हटा दीजिएगा तो औसत बढ़वे ना करेगा। तो अंतिम से 2 को संख्या हटाइएगा तो अंतर संख्या में 2 को का होगा, तो औसत में कितने का अंतर होगा? तो 1 घटेगा। फिर देखिए विषम संख्या का औसत लगातार है, सब कंसेक्यूटिव नंबर है, 27 है। अंतिम से लास्ट से यानी बड़े वाले से बोल रहा है, संख्या से अंतिम संख्या को सूची से हटा दे, मतलब बड़ी संख्या को ही बोल सकता था कि बड़ी संख्या को हटा देंगे, क्या होगा? जाहिर सी बात है, अंतिम से हटाइएगा तो एक संख्या बड़ा वाला कम होगा, तो एक और इधर आइएगा तो औसत घटवे करेगा। औसत जब घटेगा तो कितना अंतिम संख्या का विषम संख्या, तो सम विषम में तो गैपिंग 2 का होता है, तो 2 को संख्या में अंतर होगा तो औसत में 1 का अंतर आएगा, कितना हो जाएगा? 3 बढ़ जाएगा। चार को क्रमागत सम संख्या शामिल करिएगा तो औसत कितना बढ़ेगा? 8 को बढ़ जाएगा औसत। अरे 5 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या है? यदि अगली 4 क्रमागत सम संख्याओं को भी शामिल करेंगे तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा? 4 दूनी 8, तो आपका संख्या में अंतर होगा, औसत में कितने का अंतर आएगा? अगला जोड़ रहे हैं तो औसत बढ़वे करेगा, यानी k+4 होगा। चलिए टाइप 15 में आइए, पूरा कौन सा था वो x वाला जो था पर लास्ट में देख रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिए, अगर 32 को नेचुरल नंबर है, कंसेक्यूटिव है, जिसमें से पहला 13 का औसत x है, ध्यान दीजिए
कोई भी पहला 13 हम ले रहे हैं, टोटल 32 है, 1 से लेकर 32 तक, इसमें से 1 से लेकर 13 तक का हम औसत निकालेंगे। 1 2 3 4 डॉट 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 13। अब कंसेक्यूटिव नंबर है, नेचुरल नंबर है, अब इसका 13 को का औसत निकालेंगे तो इसका मतलब अगर औसत इसका 1 आ रहा है तो 6 को संख्या लेफ्ट में होगा और 6 को संख्या राइट में होगा। औसत का मतलब बीच वाला। 6 को लेफ्ट में या 6 को राइट में तो 13वां ही होगा। यहाँ तक सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? 13 संख्या का औसत यदि x है, पहिला 13, तो 13 को संख्या यानी कि 6 को राइट में होगा, 6 को लेफ्ट में होगा, बीच में 7वां नंबर पे x होगा, है कि नहीं? यानी x जो होगा कितना नंबर पे होगा? 7वां नंबर पे। अभी तक इसमें कोई साइंस नहीं लगा, आगे देखो। अगर यदि अगली 19 संख्या का औसत क्या होगा? इसमें अच्छा बात बोल रहा है कि अगला 19 संख्या का औसत क्या होगा। पूरे का औसत नहीं पूछ रहा आपसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, हल्का सा छोटा सा। अगला 19 संख्या का औसत का मतलब देखो, 13 तक का तो निकाल लिया, अगला 19 का मतलब 14 15 16 17 18, 14 15 16 डॉट 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 कहाँ तक? 32 तक, है ना? 14 से लेकर 32 को नंबर काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 होगा। तो इसी का हमसे औसत पूछ रहा है, और ये भी तो एक सीरीज नहीं है, दूसरे नंबर का सीरीज है ना ये भी। तो इसके लिए औसत निकालने के लिए हमको क्या का जरूरत पड़ेगा? फर्स्ट और लास्ट, दो को अगर मिल जाएगा तो हम औसत बता देंगे। तो देखो ये 14वां नंबर पे है और ये आपका 32वां नंबर पे। तो देखो अगर 7वां नंबर पे वैल्यू जो आया, नंबर आया वो x आया, तो बच्चा ही बोलेगा कि 14वां नंबर पे क्या होगा? अरे 7 और बढ़ेंगे ना, 7 पर है, 7 और बढ़ेंगे तो 14 पे आ जाएगा, तो x अब प्लस 7, यानी कि 14वां नंबर पे जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा? और हमको अब बीच का जरूरत नहीं है, अब हमको कौन सा चाहिए? 32वां। 32वां ना, तो 32वां नंबर देखो, 7वां नंबर x है, अब 32वां नंबर पे जाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 25, 25 से 7 32, 25 नंबर और जाएंगे, 7 नंबर से और 25वां नंबर पे जाएंगे तो 32वां नंबर पे नहीं पहुंच जाएंगे? 7 पर हम है, 1 तो नहीं, यानी कि हमको x में और कई नंबर जोड़ना पड़ेगा? 25। तो x प्लस 25 आएंगे तो यहाँ पे हम 32वां नंबर पे पहुंच जाएंगे। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, जब इतना तक समझ में आया तब तो हो गया, क्वेश्चन बन गया। औसत का मतलब होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, अंतिम 19 यानी कि x प्लस 7 और x प्लस 25, अब बट्टा कौन सी? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 2x प्लस 32 बाई 2 यानी x प्लस 16। समझ में आया? बोलिए हमारे ना। चलिए, मेरा एक और दिमाग काम किया था तो हम बता रहे हैं। एक और दिमाग काम किया तो सोचेंगे आपसे शेयर किया जाएगा। देखो 1 2 3 डॉट 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 32 तक हमको इसका औसत अगर पूछता था तो हम बता देते हैं, लेकिन हमसे बोला ना पहले का 13 का जो औसत है वो x है, वो बोला x है, तो x उसका तब था जब वो वेरिएबल में कुछ बोल रहा है। अगर हम कांस्टेंट में एक्चुअल में रियल नंबर नेचुरल नंबर का 1 से लेकर 13 तक का औसत अगर निकाल दे तो मेरे समझ से तो 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए था? 1 से लेकर 13 तक का औसत कितना होगा बताओ? 1/2 फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 13 और 14 बाई 2 यानी कि 7, या बीच वाला 6 को लेफ्ट 6 को राइट यानी बीच में 7वां यानी कि 7 होना चाहिए औसत। तो मेरे समझ से तो 7 होना चाहिए, हालांकि क्वेश्चन बोला कि नहीं हम x है मान लीजिए। अब अंतिम 19 यानी कि 14 से लेकर 32 तक आए ना, अंतिम 19 का मतलब 14 से लेकर 32 तक, और मेरे समझ से 14 से लेकर 32 तक का औसत कितना होना चाहिए था? 16 और 7 23 होना चाहिए। क्या गलत हो रहा है भाई? बोला कि 1 से लेकर 13 तक औसत x है, हमको समझ में आ रहा है कि नहीं यार? नेचुरल नंबर का सीरीज है तो मेरे समझ से तो औसत 7 होना चाहिए। फिर बोला कि अंतिम 19 का औसत क्या होगा? मेरे समझ में आ रहा है अंतिम 19 का औसत 23 होना चाहिए, है कि नहीं? तो देखो तो 23 है कहीं ऑप्शन में? नहीं है ना? काहे नहीं है 23? काहे कि ऑप्शन में 100 लगा होगा और x का मान हमारे पास कितना है? आंसर वही होगा जो x प्लस कितना के बराबर देगा,
देखो तो 16 प्लस एक्स का मान कितना है? 16 7 कितना? अच्छा ये एक्स प्लस 16 क्या है बताओ? एक्स प्लस 16 क्या दिया हुआ? अंतिम 19 का औसत। अंतिम 19 का औसत x प्लस 16 और हमको दिखाई दे रहा है अंतिम 19 का औसत 23 कैसा है? क्योंकि हम लोग x नहीं माने थे, हम लोग नंबर में मान लिए थे और x के बदले हमारे पास कितना आ रहा है? देखो तो 23 बना रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होता है, बाकी तो नहीं कोई बना रहा है। तो देखो x समान 7 रखोगे तो 15 7 22 नहीं होगा, x समान 7 रखोगे तो 17 और 7 नहीं होगा, 18 7 नहीं होगा। 27 बन गया है कि बता दे? बता दे, अब नहीं बताएंगे। और कॉपी चेक होगा तो पता चलेगा कि कुछ नहीं बना। चलिए ध्यान दीजिए, किताब के 1 से लेकर सभी पृष्ठ संख्या को जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन बोला, आप किताब जब पलटिएगा तो देखिएगा 1 नंबर, अगला पेज में कितना लिखेगा? 2, फिर अगला लिखेगा 3, फिर अगला लिखेगा 4, ऐसा ही रहता है ना। और सभी पेज नंबर को जोड़ना है, पेज को नहीं जोड़ना है, पृष्ठ संख्या को जोड़ना है। जैसे पहला पेज ये है, यहाँ पे 1 लिखा रहेगा, दूसरा पेज रहेगा 2 लिखा रहेगा, तीसरा पेज रहेगा यहाँ 3 लिखा रहेगा, चौथा पेज रहेगा यहाँ 4 लिखा रहेगा। सो किताब में जितने भी पेजेस हैं सभी को पेजेस नंबर का ऐड किया गया, मतलब 1 नंबर, दूसरा का पेज 2 नंबर, तीसरा का पेज 3 नंबर, पृष्ठ संख्या को ऐड कर दिया गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस जय वो पेज होगा तय वो नंबर अंतिम होगा। 50 पेज का अगर किताब होगा तो अंतिम नंबर पे 50 होगा, 100 पेज का किताब होगा तो अंतिम नंबर 100 होगा, ऐसे। और वही पेज नंबर को जोड़ना है, पेज को नहीं जोड़ना है। 100 ऐसे तो होगा, 10 एक 100 पेज तो 100 ऐसे जोड़ना तो कोई दिक्कत नहीं, पेज नंबर को जोड़ना है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि गलती से एक पेज संख्या को 2 बार ऐड कर दिया गया। जैसे मान लीजिए कि 10 नंबर का पेज 2 बार ऐड कर दिया, 15 नंबर का पेज 2 बार ऐड कर दिया, 8 नंबर का पेज 2 बार ऐड कर दिया, 5 नंबर का पेज 2 बार ऐड कर दिया, ऐसे कोई एक पेज को 2 बार ऐड कर दिया गया। जैसे 5वां नंबर पेज को 2 बार ऐड करेगा तो एक बार 5 नंबर के पेज को 5 किया, अब पता चला एक बार फिर से बोला 5, गलती हो गया, और फिर अगला 6, फिर 7, ऐसा अपना जोड़ने चला गया, तो 5 नंबर पेज को 2 बार कर दिया, जाहिर सी बात है ऊपर बढ़ जाएगा, जिससे प्राप्त योग जो है 1000 हो गया। तो वह कौन सा पेज था जिसे 2 बार जोड़ा गया, ये आपको बताना है। देखिए पहले बात को समझिए, कोई भी पेज किताब में जब पेज नंबर को हम जोड़ेंगे, पहला पेज 1 नंबर, दूसरा पेज 2 नंबर, तीसरा पेज 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर डॉट 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 जैसा भी होगा रहेगा। 50 पेज 50 नंबर, 100 पेज तो अंतिम पेज नंबर 100, यानी कि कुल मिलाकर हम कहेंगे कि जो पेज नंबर का हम समेशन करेंगे तो वो एक नेचुरल नंबर का ही सीरीज बनेगा। ये तो कंफर्म है, इसमें कोई शक संदेह ही नहीं। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज जैसे हम जोड़ेंगे तो कुल जो 1000 आया होगा वो एक नेचुरल नंबर का सीरीज होगा। यानी कि नेचुरल नंबर का सीरीज हम बताए थे, जैसे हम बोलेंगे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, क्या बताइएगा? औसत का मतलब होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी n प्लस 1 बाई 2। अब उन्हें n कर देंगे, यानी कि संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको उसका योगफल मिल जाएगा, यानी इसका योगफल तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ध्यान दीजिए, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेके 50 पेज तक का अगर होता वो किताब तो हम लिख देते
1 प्लस 50, n की जगह 50 है, प्लस 1 बाई 2, ये औसत निकलता है। अब उन्हें संख्या 50 हो यानी योग पर निकल लिखवाए भी, तो ये अभी इनका तो योग निकला और हमको चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कुल योग जो है 1000, अर्थात ये दोनों होना चाहिए आपस में, नहीं अभी बराबर नहीं होगा। ये चलते कि एकरा में मिस्टेक है, अगर सब 4 नंबर पेज को एक ही बार जोड़ते 4, 5 नंबर पेज को एक ही बार जोड़ते 5, तब तो 1000 ठीक था। लेकिन एक ऐसा पेज है जिसको हमने 2 बार काउंट कर लिया, यानी कि ये जो योगफल है, सॉरी ये जो 1000 है, इसमें एक बार ज्यादा जुटा हुआ है। तो यहाँ 2 रास्ते हैं, जो आप पेज को जोड़े हैं या तो उसको एक बार इधर घटा लीजिए, या तो इधर एक बार जोड़ लीजिए, जिसको आप गलती से 2 बार जोड़ेंगे। कुछ बोले सुनना है, जैसे 1 से लेकर 50 तक आप जोड़ते तो सही में अगर योग होता तब तो इतना ही होना चाहिए, लेकिन इतना योग नहीं ना होगा। ये तो जब होता तो 1 2 3 4 5 50 तक होता, तब आप इतना जोड़ते तो आ जाता उसके योगफल के बराबर। लेकिन क्या है कि आपने जैसे सपोज 4 नंबर पेज को आप 2 बार ऐड कर दिया, तो पता चला होगा 1 प्लस डॉट डॉट अब फिर प्लस 4 अब प्लस 5 6 7 8 50 ऐसे रहा। तो इसमें तो 4 ज्यादा ना हो, इसमें 4 कम ना पड़ेगा योगफल में। आप तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 50 तक का काउंट कर दिए, यानी 2 प्लस 1 बाई 2। लेकिन इसमें एक नंबर जो है ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा था, वही आपसे पूछ भी रहा, वह कौन सा पेज था जिसे 2 बार जोड़ा गया। मान लेते हैं वह पेज x था, उसको 2 बार जोड़ेंगे, यानी कि उसको भी जब हम लोग जोड़ेंगे, एक बार तो जोड़ेंगे या फिर एक बार हम लोग जोड़ेंगे, तो इस तरह से टोटल योगफल कितना के बराबर हो जाना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं n इंटू n प्लस 1 बराबर 2000 माइनस 2x। ध्यान दीजिए, ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वह कौन सा पेज नंबर था, 10वां पेज नंबर था, 15वां पेज नंबर था, 20वां पेज नंबर था, 25वां पेज नंबर था। अगर 10वां पेज नंबर होगा तो 10 प्लस 10 2 बार कर दिए गए होंगे, 15वां पेज नंबर होगा तो 15 प्लस 15 2 बार जोड़े गए होंगे। तो मतलब x का मान हमको हर में बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा लॉजिक का अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कोई इक्वेशन है, दो वेरिएबल हो रहे हैं और x, ऐसे तो हल होगा नहीं। मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक लॉजिक है। अभी लॉजिक क्या है, सोचो थोड़ा सा। हम ध्यान दो, एक मान लो 10 पेज का कोई किताब है, 1 2 3 4 डॉट 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 10, इसका हम योगफल निकालेंगे। यानी कितना आएगा, और इसी में पता चलता है कि वो 5 को फिर से जोड़ दिए तो योगफल हमारा 60 हो जाता। होता कि नहीं होता? देखो एक बात समझ लो, अगर हम जोड़ जाड़ के 1000 लाए हैं, पेज की संख्या 1000, तो कहीं ना कहीं n इंटू n प्लस 1 के बराबर होगा। मान लो, देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 बराबर होना चाहिए कितना, 1000। अगर हम कोई भी पेज का रिपीटेशन नहीं करते तब तो n बराबर, थोड़ा सा सोचते हैं, अगर मान लो कि नंबर ऑफ पेजेस 40 पेज का कोई किताब है, 40 पेज का, हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 40 जोड़ते हैं, तो 40 पेज का किताब होगा, तो क्या जोड़ करके 1000 है ना, चेक करते हैं, तो 40 गुने 41 बटा यही होगा ना, 20 41 दूनी 82 830 होना चाहिए। इससे तो कंफर्म है कि वो 40 पेज से ज्यादा का किताब है कि नहीं। चलो 50 पेज का देखते हैं, तो 50 पेज का किताब होगा तो 50 गुने 51 बटा 2, 25 25 125 ऐसे ही दिख रहा है ज्यादा। 1275 होना चाहिए 1000। इसका मतलब है वो
50 पेज से कम का है किताब और 40 से ज्यादा का है। ये भी समझ में आया कि करना ही पड़ेगा, बिना कोई नहीं होगा। अब 1 मिनट में करो चाहे 1 आध घंटा में करो, करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि 44 पेज का है तो 44 गुने 2, 22 बचे 110, 22 चौक 88, 11 99, 990 पेज। 10 कम हो रहा है। 44 पेज का लिए थे तो अब 45 का लेके देखेंगे तो क्या होता है। 45 गुने 46 अब 2 से 23 बार में 23 बचे 115, 23 चौका 92 और 11 8 100 103 1035 हो सकता है। इसका मतलब पूरे समझ में आ रहा है? हमें नहीं लग रहा। अगर 45 पेज का हम मान लेते हैं तो अगर किसी संख्या का हम रिपीटेशन नहीं भी कर रहे हैं फिर भी योगफल कितना आ रहा है 1035, जो कि संभव नहीं आना चाहिए 1000। इसका मतलब कंफर्म है कि वो किताब 45 पेज का नहीं हो सकता है। 44 पेज का ले रहे हैं तो योगफल कितना हो रहा है 900। 44 पेज का ले रहे हैं तो योगफल आ रहा है 990 और होना चाहिए था कितना? ऐसा क्यों भाई? 990 हम लोग जोड़ रहे हैं। देखो 990 हम लोग जोड़ रहे हैं। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा 43 लेके देखते हैं, वो तो जरूरी है ना। 44 लिए तो 43 नहीं लेंगे। चलो 43 पेज ले लेते हैं तो इसका योगफल कितना होगा? 43 गुने 44 बटा 2 से 22 बार में 22 दिया 66, 22 चौक 88, 88 और 100 900। सीखने वाला बात है, ये भी जरूरी है। नहीं तो आप हवा में उड़ते रहते। देखो हम 3 पेज आपके सामने लिए हैं। एक 43 पेज, इसका योगफल ले रहे हैं तो कितना हो रहा है 946। 44 पेज का अगर हम किताब लिए, अगर वो 44 पेज का किताब होगा तो उसका योगफल कितना आ रहा है, और अगर वो किताब 45 पेज का होगा तो उसका योगफल आ रहा है 1000। पैंतालीस पेज का 1035 है, जोड़ जाड़ के 1000 हुआ। वो भी एक नंबर को 2 बार ऐड किए तो अभी तो मतलब वो किताब का पेज वही भी 45 पेज का हो, ये हो सकता है। ये तो सोचना ही नहीं। ये 43 पेज के बारे में आपको जानना पड़ेगा। 43 पेज का अगर होता है तो 946 पेज हो रहा है, तो आना चाहिए कितना 1000, यानी कि और इसमें कितना जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। यानी कि 54वां पेज जो होगा उसको हम लोग एक बार और ज्यादा जोड़ दिए होंगे, तो एक बार और ज्यादा यानी कि 54वां पेज को जोड़ेंगे 54, तो क्या 1000 नहीं हो रहा है? ज्यादा होगा। 43 पेज के किताबें हैं, 54वां पेज को आप 2 बार जोड़ दिए होंगे, ऐसा होगा। इसका मतलब कंफर्म है कि वो 43 पेज का किताब नहीं था। वह कितने पेज का किताब था? 44 पेज। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब यह कंफर्म हो गया कि वह 44 पेज का किताब था तो उसको अगर बिना रिपीटेशन का, क्योंकि हम तो एक सीरियल नंबर में ऐड किए, नेचुरल नंबर का ऐड किए हैं 1 2 3 अप टू 44, तो हमारा आ रहा है कितना 990। आना चाहिए था 1000। इसका मतलब 10 और इसमें ऐड कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। तो 10 कैसे ऐड करेंगे? कौन सा पेज ना होगा? 10वां पेज नंबर। अरे 10वें पेज नंबर को 10 लिखेंगे, 11वां को 11, यानी 10वां पेज नंबर हो रहा होगा जिसको एक बार ज्यादा ऐड किए थे 1000। वह पेज कौन सा होगा? क्या हुआ? शुरू में लगाया था
को अभी भी डाउट है कि आप लोग समझे कि नहीं समझे, इससे ज्यादा तो हम भी नहीं समझा सकते। तो 30 नंबर थोड़ा सा रोक लीजिए। ये कैट का किताब का उठाया हुआ क्वेश्चन है, काफी शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। अब आइए मिस से अनिया कोई नहीं हो सकता है, ध्यान दो। देखिए कह रहा है यदि ए और बी का औसत, थोड़ा सा बस स्पीड में चलिए, ए और बी का औसत ए के पावर n जोड़ 1 जोड़ बी के पावर n जोड़ 1 बटे कितना है, तो n का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, n का मान क्या होगा। तरीका नंबर 1 जो आपका किताब शायद बनाया होगा, a प्लस बी का औसत, a और b का औसत, a और b का औसत क्या होगा, a प्लस b बटा, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए ना, a और b का औसत, औसत का मतलब योग बटा संख्या n प्लस b। अब कह रहे हैं कि a और b का औसत जो है a के पावर n इतना है, यानी a के पावर n जोड़ 1 जोड़ b के पावर n जोड़ 1 और बटा a के पावर n जोड़ b के पावर, अर्थात ये दोनों होगा आपस में। अब बराबर तो बड़ा आसान काम है, और कुछ करना थोड़े, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करिए, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करिए, लेकिन कितना आसान काम लग रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से कर लेंगे, क्योंकि आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है n का मान क्या है, तो ऑप्शन में वही होगा जो n का मान दिया होगा, ऑप्शन तो वही होगा ना जो n का वैल्यू होगा। पहला ऑप्शन है 0, तो देखो ध्यान दो, n बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 0, 1 के पावर 0 और प्लस 1 यानी कि 1, यानी 1 के पावर 1 का मतलब क्या रह जाएगा, प्लस n बराबर तो हम 0 मान ही लिए, तो 0 प्लस 1 यानी 1, यानी b के पावर 1 यानी कितना b, बटा a के पावर n का मतलब हम 0 माने, तो a के पावर 0, तो 0 का मतलब कितना, अब b के पावर n b के पावर 0 यानी फिर से हो जाएगा b के पावर, यानी कितना, देखो तो दोनों औसत आपस में बराबर हो गया कि नहीं हो गया, वही बोल भी रहा था। अर्थात n का मान कितना होना चाहिए, अरे समझ में आया। अरे एबीसी का औसत m है, ध्यान दो, बात नहीं, एबीसी का औसत m है, औसत का मतलब होता है a प्लस b प्लस c, तीन संख्या एबीसी उनका औसत m है, औसत का मतलब योग बटा संख्या बटा 1 बराबर 1, और यहाँ पे औसत m दिया, हमको दिख रहा है कि नहीं a प्लस b प्लस c वैक्यूम होना चाहिए, ये बात आपस में बराबर है, तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 3m। अरे एबीसी का औसत m है, औसत का मतलब योग बटा संख्या, a प्लस b प्लस c बाई 3 होना चाहिए, प्रश्न में कि नहीं m है, तो यानी a प्लस b प्लस c बराबर 3m होगा। अब ध्यान दीजिए, बता रहा है कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का औसत क्या होगा, तो जब तक हमको स्क्वायर आएगा नहीं तब तक हम बताएंगे कैसे, तो इसको स्क्वायर लाने के लिए एक रास्ता फिलहाल अभी दिख रहा है कि बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन जाएगा, उधर 3m का स्क्वायर बन जाएगा, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आप जानते होंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c है ना, तो 2 कॉमन ले लो, और देखो ab bc ca के बदले दिया हुआ है कितना, चलो लिख देते हैं 2ab bc प्लस ca, अब बराबर इधर स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 9m स्क्वायर, और इसका मान दिया हुआ आपके पास कितना 0, 0 गुणे समथिंग 0, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर कितना मिल रहा है 9m स्क्वायर। देखो हमारे पास मिला a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर का वैल्यू 9m स्क्वायर। आपसे कह रहा है कि हमको a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का योग मत बताओ, मैं तो योगफल निकाला है, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर का योग निकाले, हमसे बोला उनका औसत बताओ, तो योगफल यदि 9m स्क्वायर है तो औसत बराबर होगा योग बटा संख्या, तो संख्या क्या वो है 3, तो 9m स्क्वायर को 3 से भाग लेंगे कितना हो जाएगा,
या ऐसे बोलेंगे औसत इससे पूछा है तो औसत का मतलब 3 से भाग लगा देंगे, देखो 3 से भाग लगाना पड़ेगा। आगे बढ़े, बोलिए। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपके पास परसेंटेज में आएगा और उस समय आप जरूर हमसे पूछेंगे। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति अभी भी बताएंगे और उस समय पूछेंगे। आप लिख लो कहीं पर, कार, जीप और ट्रैक्टर, इसके पीछे कारण क्या है पूछने का, जो हम बता रहे हैं। कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात है 3:5:2। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। क्या बोला है? जीप की गति जो है ट्रैक्टर की गति का 250%। 250% का मतलब 250/100 यानी 5/2। ये बोल रहा है ना, तो कह रहा है जीप की गति ट्रैक्टर की गति का, यानी ट्रैक्टर का गति कितना होना चाहिए, तो जीप का होना चाहिए तो 5:2। इसमें नया बात क्या बोला है कि नहीं? सूरज पश्चिम में उगता है तो एक बोल रही, क्या बोल रही, नया बात बोल रही। सूरज पूरब में उगता है तो क्या नया बोले, वही बात बोले। सरकार है कि जीप की गति ट्रैक्टर गति के 250% है, वो तो है ही है, इसमें कोई सके संदेह नहीं। हम बोले कि कार गति ट्रैक्टर गति का 1.5 गुना है, वो तो है ही है। चलो, तो ये हमारे कोई काम का नहीं था, ये आपको मिसगाइड करने के लिए दिया गया क्वेश्चन में, ताकि आप इधर उधर भटकिए। जो आपको यही कोई परेशान करता है और यही परेशानी की वजह से आप फिर परसेंटेज में ही पूछते हैं, सब क्वेश्चन आता है। हम आपको बताए होंगे जो और जिसका, हु विच दैट, ये हमेशा नियरेस्ट पर्सन यानी इसके जो नजदीक में आएंगे सेकंड पर्सन, जिसको हम बोल सकते हैं उनके लिए, और एंड और तथा ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब जो दूर वाले होंगे, शुरुआत में जो होंगे उनके लिए। तो यहाँ देखो, ये जो आया है किसके लिए आया है? कह रहा है जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। जो माने दो को आ रहा है, जीप और एगो ट्रैक्टर। दो को यहाँ पे नाउन दिख रहा है हमको, एगो जीप और एगो ट्रैक्टर। जो और जिसका हमेशा नियरेस्ट नाउन के लिए, तो नियरेस्ट नजदीकी नाउन कौन दिख रहा है? जीप की ट्रैक्टर। देखो दो तरीके से लोग को दिखाई दे रहा है। एगो दिखाई दे रहा है जो के लिए नजदीकी ट्रैक्टर, कैसे? जो यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया, उसको दिखा रहा है ट्रैक्टर नजदीकी है। किसी को ऐसे नहीं दिख रहा है, सर तुम्हारे नजदीकी को देखना है तो बोलेगा जीप नजदीकी। ये भी देखो, ये बड़ी हिला रहा है। हाँ ठीक है, ध्यान नहीं दिया। हाँ ऐसे हो सकता था, सही दिया। जो और जिसका हमेशा नियरेस्ट पर्सन के लिए, नियरेस्ट नाउन के लिए, यानी कि यहाँ नियरेस्ट जो है ट्रैक्टर है, ना कि जीप है, यानी वो ट्रैक्टर के बारे में बोल रहा है। जो यानी कि ट्रैक्टर 12 घंटे में 360 किलोमीटर चलता है, ये ट्रैक्टर का दिया हुआ है। ट्रैक्टर जो है 12 घंटे में 360 किलोमीटर। तो ट्रैक्टर का स्पीड आप तुरंत बता दीजिए, 12 या 36, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना? चाल बराबर बच्चा जानता है दूरी बटा समय। दूरी दिया है 360 किलोमीटर, ट्रैक्टर को चलने के लिए समय लग रहा है 12 घंटा, स्पीड होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कार और जीप की औसत गति क्या है? सुन लो, ये स्पीड का रेशियो इनका दिया हुआ है, देखो ना, ट्रैक्टर गति का अनुपात इतना है। हमारे पास ये किसका गति निकल गया? ट्रैक्टर का स्पीड निकला हुआ है कितना? हमको यहाँ पे दिख रहा है कितना? इसका तुलना 2 से जो पूछे उसका गुना, कार और जीप का औसत गति। तो कार और जीप का चाल हमको निकालना होगा तब 5 या 3, लेकिन उसका औसत पूछा है कितना। आगे बढ़े। एबीसी की आय क्रमशः 4, 7, 5 के अनुपात में है। ए, बी और सी का जो आय है वो 4:7:5 के अनुपात में है। ए अपनी आय का 20% खर्च करता है, बी अपनी 40% बचाएगा, सी इतना खर्च और बचत करेगा।
करे सबों के कुल बचत उनके आय का कितना परसेंट है। आय का यानी आय के ऊपर हमको बचत बताना है, सीधा सी बात है, बचत आय पे दिखाता भी है। यानी कुल मिलाकर के जो ऑप्शन दिया वो क्या दिया है, सबका कुल बचत कितना परसेंट है, यही ना दिया हुआ है। तो बचत आय पर नहीं निकलेगा, यानी ऊपर में हमको आय का रेशियो चाहिए, वो ऑलरेडी है। अब हमको सबका क्या निकालना है, बचत। आय में पहला देखो 20% खर्च करता है तो बच्चा भी बोलेगा मतलब 80% बचाता होगा। बी जो है 40% बचाता, हमको बचते सबका चाहिए। और सी के बारे में थोड़ा सा विचार कीजिए। सी अपनी आय को इतना में क्रमशः खर्च और बचत, सी जो है 3:2 में क्रमशः खर्च और बचत करता है। एक मतलब खर्च 3 रुपया, बचा रहा है 2 रुपया, तो टोटल इनकम होगा 5 रुपया। अब 5 रुपया में बचा रहा है कै रुपया, तो प्रतिशत में हमको निकालना है, तो कैसे गुना, यानी कि 20 दूनी 40% बोल सकते हैं। या तो सीधे बोलते 3/5 20 से 100, तो 20 की 60% करा, 40% बचत। आगे इस पर बात करेंगे, अभी सब फायदा नहीं। तो हम देख रहे हैं कि सी का जो बचत है वो कितना है। अब कह रहे हैं कि सबका बचत बता दीजिए, क्या निकाल सकते हैं, पढ़े थे ऐसा कभी, शुरुआत यहीं से किए थे पूरे ग्रुप पर आधारित। तो चलो बोलो कम लेकर आ रहा है कि ज्यादा, फायदा होगा 40 का, तो 4 से 160 का 60% होगा, लेकिन परसेंट नहीं लिखा है, सब जाएगा। अभी तक कम लेके ना ज्यादा का कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसमें। अब देखो 7 4 11 11 और 5 क्या परसेंट, 40 और 10 क्या करें, ये बता दे, बोलो आप लोग। चलो कुछ बोलिए नहीं रहे, मतलब बताना है आप लोगों को, छापने आना है, छापने आए हुए हैं आप लोग। अरुण के अनुसार उसका वजन 65 केजी से अधिक और 75 केजी से कम, तो फिर मतलब 66 हो सकता है, 67 68 69 70 71 72 73 74 75 केजी से कम और 65 से अधिक। ये अरुण का अपना, अरे उसका भाई अरुण से सहमत नहीं है, अरे उसके अनुसार अरुण का वजन 60 से अधिक और 70 से कम। 60 से अधिक तो 66 भी शामिल रहेंगे, 70 से कम 70 वगैरह सब ये हट जाएंगे, ये विलुप्त हो गए। उसका ये बात मानना, सबका बात सही कर देना, यानी कि इसके हिसाब से 66 67 68 और 69 तक हो सकता है उसका वजन। उसकी मदर के अनुसार अरुण का वजन 68 केजी से अधिक नहीं हो सकता है। अच्छा 68 केजी से अधिक नहीं हो सकता है, 68 केजी हो सकता है, 69 नहीं हो सकता है। तो मदर का ही बात मान लीजिए। कह रहा है कि यदि सभी का बात सत्य हो तो अरुण के विभिन्न स्वभाव तो क्या होगा, कितना होगा, छियासठ 67 और 38 को पॉसिबल वैल्यू आया है उनके वजन का। इसका औसत बताना, औसत प्रयोग करना संख्या है, तो गैपिंग से हमें करेक्ट क्वेश्चन 67 होगा। चलो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज में भी आएगा, ध्यान दो। इसको हम लोग पूरे ग्रुप पर भी बना सकते हैं, लेकिन पता है दिल को ताड़ करने से कोई फायदा नहीं है, और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। और नहीं भी समझ में आ गए तो परसेंटेज तक धैर्य बनाए रखिएगा, बहुत जल्द आपका वो भी आ जाएगा। लेकिन हम बता देते हैं फिलहाल फिर भी सर 56%, मेरे समझ से सर 56%। देखते हैं, सोनेलाल साहू के पास तेल रखने के लिए 2 बर्तन है, तेल रखने के लिए 2 बर्तन रखा हुआ है।
जिसमें से पहला बर्तन का क्षमता, पहले बर्तन की क्षमता का 120% क्षमता दूसरे बर्तन की है। ऐसा होना चाहिए। पहला बर्तन दूसरा बर्तन, पहले बर्तन की जो क्षमता का 120%, पहला बर्तन का क्षमता होगा 100 और उसका 120%, यानी कितना 120 दूसरे बर्तन की है। पहला बर्तन का जो क्षमता होगा ठीक उसका 120% क्षमता दूसरे बर्तन का होगा। पहले बर्तन का क्षमता 100 होगा तो उसका 120% निकालेंगे तो 120 आएगा। ये क्षमता दूसरे बर्तन का होगा। कह रहा है कि पहला बर्तन 45% खाली है, दूसरा 55% भरा है। दोनों बर्तन के मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाएगा। तब इस बर्तन की कुल क्षमता पहले दोनों के क्षमता का 125% है। ध्यान दीजिए, पहले बर्तन का क्षमता 100 लीटर का है, दूसरे बर्तन की क्षमता 120 लीटर का है, लेकिन तीनों का तीसरा बर्तन का क्षमता क्या कर रहा है? इन बर्तन के कुल क्षमता जो होगा पहले दोनों का, उसी का 125% है तीसरे बर्तन का। तो पहले दोनों बर्तन का कुल क्षमता है 220 और उसका 125% जो क्षमता होगा तीसरे बर्तन में डालेंगे तथा तीसरे बर्तन की कुल क्षमता पहले दोनों की क्षमता का 125% है। लिख रहे कि नहीं लिख रहे? पहले दोनों बर्तन की कुल क्षमता 100 और 120, 120 हो जाएगा और उसी का 125% होगा तो तीसरे बर्तन का क्षमता होगा। ऐसा क्वेश्चन बना है। 25 बचे 125 और 25 होगा 100, 4 बचे 20, यानी कि 275। तीसरे बर्तन का क्षमता कितना होगा? 275 रेशियो में। अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं। वैसे पूछ क्या रहा है, तीसरे बर्तन का कितना परसेंट अभी खाली है? तीसरा बर्तन 275 लीटर का है, उसमें पूछ रहा है कितना परसेंट खाली है। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि तीसरा का भरल कितना है। तो पूरे में से भरा हुआ निकाल देंगे तो खाली पता चल जाएगा। तो कह रहा है देखिए ऊपर पढ़िए, पहले तो जो लाइन बोला था हम लिख लिए, पहला बर्तन की क्षमता का 120% क्षमता दूसरे बर्तन की है। पहला बर्तन 45% खाली है, तीसरे बर्तन की अब तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है। ध्यान दो, दोनों बर्तन के मिश्रण को तीसरा बर्तन में डालिएगा तो जो भरल होगा वही ना डालिएगा तीसरा में। तो हम चाहेंगे कि पहला दूसरा में कितना भरा हो वही निकाले। तो पहला बर्तन 45% खाली है, इसका मतलब इसका 55% भरा हुआ है। 100 का 55% यानी भरा कितना है? 55। हमने आपका क्वेश्चन बोला पहला बर्तन 45% खाली है, मतलब 55% भरा है। क्षमता है 100 लीटर का, उसका 55% भरा है, 55 भरा होगा। कह रहा है कि दूसरा बर्तन 55% भरा हुआ है। चलिए तो 120 का 55% ये इतना भरा हुआ है। 0 से 0 खत्म, 5 से 11 बार में 5 से 2 से 6 बार में 11 6, यानी कि इसमें भरा हुआ है 66। तो सरका में इतना भरा हुआ है। कह रहा है कि दोनों बर्तन के मिश्रण को तीसरा बर्तन में डाल दीजिए। तो भर रहेगा उसी को डालेंगे, सीधा सी बात है, खाली कहाँ से डालेंगे। तो जब ये दूसरा दोनों बर्तन के मिश्रण को तीसरा में डालेंगे तो टोटल कितना मिल जाएगा? तो 6 5 11, 6 5 11 12 121 लीटर दोनों बर्तन से जाएगा। और ये तीसरा में डाल देना था। अब तीसरा का क्षमता टोटल कितना है? 275 लीटर टोटल क्षमता था, जिसमें हम डाल दिए हैं कितना? 121 लीटर। कितना लीटर तो भरा हुआ है। कह रहा है कि तो बताइए कि तीसरा बर्तन अभी कितना परसेंट खाली है। तो पहले ये देखो ये खाली कितना है? 154। खाली कितना है? 100 कितने में?
275 में, लेकिन प्रतिशत में पूछा है था। किसी भी अनुपात को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो गुना 4 दूनी 8 और 3 11, 25 चौका 100, 11 44, 14 चौका 56, यानी कि तिसर का बर्तन अभी भी 56% खाली है। या तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि अगर इतना भरा हुआ है तो 275 में 121 यूनिट भरा हुआ है, तो कितना परसेंट भरा है हम ये निकाल लेते हैं। अगर भरा का निकल जाएगा तो खाली भी बता देंगे। 4 दूनी 8 3 11, 25 चौका 100, 11 11 121, 11 44, यानी कि 44% भरा है तीसर का बर्तन, तो बच्चा भी बोलेगा 56% खाली होगा। समझ में आया? क्वेश्चन है बहुत आसान। आगे बढ़े, परसेंटेज में दिया है। चलिए ध्यान दीजिए। एक आदमी अपनी आय 4:5 के अनुपात में क्रमशः खर्च और बचत करता है। या कार्य सवाल पार्ट बी में कहीं दिया हुआ है, देख लें, या परसेंटेज में या तो हम परसेंटेज में दिया हुआ है। एक आदमी अपनी आय को 4:5 के अनुपात में क्रमशः खर्च और बचत करता है। खर्च की जाने वाली राशि को इतने के अनुपात में भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर खर्च करेगा। बचत की राशि इतना करेगा। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। एक आदमी अपनी आय 4:5 में खर्च और बचत करता है, यानी 4 रुपया बेचारा खर्च करता है, 5 रुपया बचाता है, यानी कमाता होगा 9 रुपया, है कि नहीं? सीखो, इधर ध्यान दो। खर्च और बचत करता है। खर्च की जाने वाली राशि को वह खर्च कर रहा है 4 रुपया, करेंगे जो भी खर्च कर रहा है ना, खर्च की जाने वाली राशि को वह 3:2:3 के अनुपात में क्रमशः कहाँ का खर्च करेगा? भोजन, वस्त्र और शिक्षा पे खर्च करेगा। बहुत बढ़िया। देखो ये 3 जगह खर्च कर रहा है। भोजन, वस्त्र और शिक्षा, इसी में खर्च कर रहा है। किस रेशियो में? 3:2:3 में वो खर्च कर रहा है। 3:2:3 ऐसा बोला। बचत जो भी वो कर रहा है, वो कैसे कैसे बचत कर रहा है? तो बचत की राशि को वो 12/13 क्रमशः बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा करता है। इसका हमको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम अभी लिखते हैं ताकि आप समझें। बैंक और पोस्ट ऑफिस 12:13 के अनुपात में बचत करता है, जमा कर देता है। जो भी बचत है उसकी यदि भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर क्रमशः 20%, 40%, 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके आय में क्या परिवर्तन आएगा? जबकि बचत को 5% से कम भी करना है। बचत में 5% कमी, खर्च में अलग अलग परसेंटेज से वृद्धि करने से और उसके आय में क्या परिवर्तन आएगा, ये आपसे पूछा गया। ध्यान दीजिए। अब हमारे पास टोटल 9 रुपया था, इसमें से 4 रुपया खर्च करते हैं, 5 रुपया बचाते हैं। अब खर्च कहाँ कहाँ हम किए हैं? तो भोजन, वस्त्र और शिक्षा पे। भोजन पे 3 रुपया, वस्त्र पे 2 रुपया, शिक्षा पे 3 रुपया, 3 × 5 = 3 8 रुपया। था मेरे पास खर्च करने के लिए कै रुपया? तो 4 रुपया था और 8 रुपया खर्च कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। तो या तो दोनों जगह 4 होना चाहिए, या तो दोनों जगह 8 होना चाहिए। आसान कौन सा लग रहा है? 4 को 8 बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, गुना।
इसको 2 से किए तो ये तो ऑटोमेटिक आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। अब रुक जाओ, अभी भी लफड़ा खत्म नहीं हुआ। बचत हम 10 रुपये करते हैं, जिसमें से 12 रुपया बैंक में जमा कर दिए, आप 13 रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए, 25 रुपया। अब बचा रहे थे 10 रुपये 25 रुपया जमा कर दिए, कैसे हो सकता है ना? हो सकता है? रुक जाओ, हमको इसका अभी जरूरत नहीं है, इतना लफड़ा मोल लेने का जरूरत नहीं है कि इसको सेट करें, पहले इसको सेट करेंगे तो बिगड़ जाएगा, उसको करेंगे तो ये बिगड़ता रहेगा। टेंशन नहीं लेना है, इसका रास्ता दिया आपके पास क्वेश्चन में। हमको इतना पता है कि जो भी उसके पास पैसा है वो सब के सब बचत करता है, पोस्ट ऑफिस और बैंक में बचत करता है। टोटल 10 रुपया बचत, खर्च है 8 रुपया, 8 रुपया में 3 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखो हमको बैंक और पोस्ट ऑफिस में जो अलग अलग बचत किया है ना, उसका जरूरत नहीं है। ये चलते कि क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन पे जो भी आप खर्च कर रहे थे उसमें 20% वृद्धि करना है, वस्त्र में आपको 40% बढ़ाना है, और शिक्षा में आपको 50% बढ़ाना है। जबकि बचत की राशि को क्या करना है? 5% कम करना है। वही नहीं बोला है कि बैंक वाले बचत को 5% कम करना है कि पोस्ट ऑफिस वाले, पूरे बचत में 5% कम होना चाहिए। तो पूरे के लिए हमको पोस्ट ऑफिस और बैंक वाले का कोई लेने देना नहीं, हमको तो कुल मिलाकर के बचत में ही 5% कमी उसका करना है। तो ओवरऑल देखिए, जब हम खर्च और बचत में चेंज करेंगे तो प्रभाव किस पर आएगा? आय पर। वही आपसे पूछ रहा है, तो आय उसका कितना परसेंट से बढ़ जाएगा, ये हमको आपको बताना है कि क्या होगा। तो चलिए, अब बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। छोटा है, डायरेक्ट भी गुना कर सकते थे। 20 × 60, 40 × 2 = 80, तो 80 या 60 140, अब 50 दिया 150, तो 1.5 300 करके 290, और 290 5 × 10 = 50, यानी -50 ना, 290 50 240 कितना हो जाएगा? 240। अब बटा 8 और 10 18, 5 × 10 और 8 18, यहाँ जोड़ो, 3 × 2 5 3 8 8 10 18, टोटल नहीं है ना? 36 18 6 4 24, 13 × 1 बटा 3%। आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो गया, ध्यान दो, आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो गया, भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर खर्च की गई राशि का अनुपात है 3:2:3, और कुल बचत जो है हमारा 10 है। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? इसमें हमने 20% बढ़ाया है, इसमें हम 40% बढ़ा रहे हैं, इसमें 50% बढ़ा रहे हैं, और इसमें हम 5% कम कर रहे हैं। तो ओवरऑल कितने परसेंट का वृद्धि अथवा कमी होगा, ये हमको बताना। समझ में आया कि नहीं आया? एक आदमी अपने कुल बचत का 20%, 25% और 40% निवेश कर क्रमशः 3 प्रकार के शेयर एबीसी खरीदा। 20%, 25% और 40% निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट है इसका। तो इसको थोड़ा सा अनुपात में बदल देते हैं, 5 का 20, 5 × 6 25, 5 × 40, ये उसका निवेशित पूंजी का अनुपात है। कह रहा है यदि कंपनी निवेशित पूंजी पर क्रमशः 15%, 10%, 8% लाभ देगा, निवेशित पूंजी पर ही लाभ देगा, निवेशित पूंजी का ही हमको रेशियो चाहिए। और पहले पर कितना परसेंट लाभ दे रहा है? 15%, दूसरे निवेशित पूंजी पर 10%, और तीसरा वाला निवेशित पूंजी पर 8% लाभ देगा। तो बताइए कि उसे अपने कुल निवेश पर कितने परसेंट का लाभ प्राप्त होगा।
जबकि कुल बचत इतना है, उससे हमको कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि हमको तो ओवरऑल आपका पूछ रहा है कितना % उसका लाभ हुआ, यही हमसे बताना है। तो उससे हमको कोई लेने देना नहीं है। 1,45,000 है जो भी है, 14 लाख का उससे तो लेना नहीं है। किसी एक को लेकर के हम लोग चल सकते हैं। चलो ज़्यादा लेकर आ रहा है इसलिए फायदा होगा 1 से 5 का, तो 4 से 20 का। कम लेकर आ रहा है नुकसान होगा -1 से 2 का, तो 8 से 16 का बटा के लिए 5, 4, 9 और 8 तो 10 समथिंग समथिंग में दिया था। पहले 512 पेज का एक किताब है जिसमें गलती की औसत संख्या 4 पेज प्रति पृष्ठ है, माने हर एक पेज में 4 को गलती है। अच्छा रुक जाओ, टोटल एक पेज में 4 गलती, तो 512 पेज में कितना हो जाएगा? 2048 ग्राम। हर एक पेज में 4 गलती है, टोटल 512 पेज का किताब है, हर एक पेज में 4 गलती हो रहा है, टोटल 512 पेज में कितना एरर हो जाएगा? 5 का 20, 2048 गलती टोटल है। टोटल इतना ही गलती हुआ होगा। पर यदि 302 पृष्ठों में इन त्रुटियों की संख्या 998 है। अच्छा, कुल गलती में से 302 पेज वाले गलती को घटा देंगे, जो कि 998 गलती था। तो ये जो गलती निकला, ये कितने पेज का निकला? 512 पेज में से 302 पेज के गलती को हटा दिए, तो कितने पेज का गलती मिला? 210। शेष पृष्ठ में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितना है? हल हो जाएगा? ये तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया गया था। किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतना ही है जितना वो 2 वर्ष पूर्व थे, क्योंकि दोनों में अंतर। तो 10 सदस्य की औसत आयु आज उतना है जितना 2 साल पहले। हालांकि 2 साल पहले और अब में तो 20 साल बढ़ना चाहिए, 20 साल नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब यही है कि अगला जो आया होगा वो पहले जाने वाले से 20 साल कम का होगा। तो पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है? कैसा छोटा होना चाहिए? 20 साल, तभी जाके औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बताए हुए क्वेश्चन। एक समुद्री जहाज किनारे से 40 किलोमीटर दूरी पर है। इसमें एक छेद हो जाएगा जिससे 6 मिनट में इतना पानी बाहर अंदर आएगा और 60 टन पानी इस जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त है, किंतु जहाज में लगा एक निकासी पंप 12 टन प्रति घंटा की दर से पानी 12 टन प्रति घंटा की दर से पानी बाहर फेंकेगा। जहाज की औसत गति बताइए, चाल बताइए, जिससे वह जहाज किनारे पर पहुंच जाए, डूबे नहीं। चाल बराबर हमको चाहिए 2 चीज, दूरी और समय। तो दूरी दिया है कि जहाज बेचारा 40 किलोमीटर दूरी पर फंसा हुआ है। अब हमको खाली समय अगर मिल जाएगा तो उसका चाल हम बता देंगे। कैसा समय चाहिए? जितने समय में किनारे पर पहुंच जाए और पानी से डूबे भी नहीं जाए, आदमी सब बच जाना चाहिए। 40 किलोमीटर दूरी पर जहाज फंसी हुई है, यहाँ किनारे है और यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर जहाज जो है फंसा हुआ है। ये 40 किलोमीटर दूरी पर फंसा हुआ है। अब इसको यहाँ पे आके लग जाना है और इसके पास 40 किलोमीटर दूरी पर है। किस स्पीड से आवे, इसमें जितने भी आदमी सवार हैं सब के सब बेचारे बच जाए, ये आपको बताना। चाल क्या चाल से आवे? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी तो देख रहे हैं कि 40 किलोमीटर दूरी पर है, किस स्पीड से आएगी तो हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। जहाज में एक छेद हो जाता है जिससे
6 मिनट में 15/8 टन बाहर पानी आता है। 15/8 टन पानी आता है 6 मिनट में। तब 15/8 टन पानी आ रहा है 6 मिनट में, तो 1 घंटा में कितना आता होगा चेक कर लेते हैं थोड़ा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। यानी 75/4 टन। हम अब ऐसा बोलेंगे कि जहाज में 1 घंटे में 75/4 टन पानी आता है। क्योंकि 15/8 टन पानी आ रहा है 6 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना आएगा? तो 75/4 टन। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो गया। यानी इतना टन प्रति घंटा की दर से जहाज में पानी घुस रहा है। इतना टन प्रति घंटा की दर से जहाज में पानी घुस रहा है। अब कह रहा है कि 60 टन अगर पानी इसमें घुसेगा तो जहाज क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। 60 टन पानी इस जहाज को डूबने के लिए पर्याप्त है। रुक जाइए, ध्यान दीजिए। लेकिन दिक्कत इतना भी नहीं है, क्योंकि उसमें एक निकासी पाइप भी लगा है जो 12 टन प्रति घंटा की दर से पानी बाहर निकाल रहा है। देखो, जो छेद है उससे जहाज में 75/4 टन प्रति घंटा पानी घुस रहा है, और जो निकासी पाइप मोटर लगा हुआ है उससे पता चल रहा है कि 1 घंटा में 12 टन पानी बाहर निकाला जा रहा है। तो 12 टन आप पानी 1 घंटा में निकाल रहे हैं। अब 75/4 टन पानी 1 घंटा में घुस रहा है, फिर भी जहाज में कितना पानी रह जा रहा है 1 घंटा में, पता लगा लेते हैं। तो 75/4 टन पानी और आप निकाल रहे हैं 12 टन, तो 12 × 4 = 48। तो 75 में से 48 घटा दो, 15 में से 8 गया 7, 6 4 27/4। 27/4 पहुंचे। देखिए 75/4 टन पानी जहाज में घुस रहा था 1 घंटा में। अब 12 टन पानी 1 घंटा में निकल रहा है, तो हम यह बोलेंगे कि एक मतलब 27/4 टन पानी हर 1 घंटा जहाज में भर रहा है। बोलेंगे ना ऐसा? यानी 1 घंटा में वो 27/4 टन पानी भर रहा है। ये आपका क्वेश्चन अभी तक हमको ये बात समझ में आया। देखो एक बार फिर से हम बोले, यहाँ दे था कि 15/8 टन 6 मिनट में, तो 1 घंटा में कितना पानी डूब रहा है? तो 75/4 टन 1 घंटा में। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 टन पानी 1 घंटा में निकल भी रहा है, तो 75/4 टन पानी घुस रहा है और 12 टन 1 घंटा में निकल रहा है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि कितना टन? तो 27/4 टन प्रति घंटा जहाज में पानी भर रहा है। यही ना बोलेंगे अब? तो बताओ, जहाज आप देख रहे होंगे, हर आप खुद सोचिए, फील कीजिए कि अगर 1 घंटा में देख रहे 27/4 टन भर गया, आप कब तक इंतजार कर रहे होंगे? 60 टन। क्योंकि आपको पता है जैसे 60 टन होगा काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि बोल रहा है ना कि 60 टन पानी जो है इस जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त है। जैसे ही 60 टन पानी भरेगा तो जहाज क्या होगा? डूब जाएगा। अब बताइए कि 60 टन भरने में समय आखिर कितना लगेगा? क्योंकि 27/4 टन भरने में तो उसको 1 घंटा लगता है, और 60 टन भरने में उसको कितना समय लगेगा तो बताते हैं। 27/4 टन भरने में उसको 1 घंटा, तो 60 टन भरने में उसको कई घंटा लगेगा? तो 60 × 4/27 इतना ही समय लगेगा ना। अरे 27/4 टन भरने में लगता है 1 घंटा, तो 1 टन भरने में लगेगा 1 × 4/27 समय। 60 टन भरने में उसको लगेगा 4/27 में 7। वही चीज़ कम कर कटता है तो काट लो। 3 × 27, 3 × 20 = 60, 20 × 80/9। ये 80/9 क्या है? ये 80/9 क्या है? ये आपका टाइम लाइन है। 80/9 आपका टाइम लाइन दिया हो। कितना देर बाद हम लोग
यानी आपके पास मात्र 80/9 घंटा है अपना जान बचाने के लिए, है कि नहीं? क्योंकि 60 टन भरने में कितना समय लग जाएगा? 80/9। इतना ही समय में आपको हर हाल में किनारे पहुंच जाना है। जैसे एको सेकंड ज्यादा जहाँ लिए काम करा, तब आपके पास दूरी है 40 किलोमीटर और समय है आपके पास 80/9 घंटा। तो आपको बताइए कि चाल क्या रखना पड़ेगा जहाज का? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सर दर्द कर रहा है, बताओ बताइए। चौदह भी बता दे, बोलिएगा तो बता देंगे। वो बहु वही क्वेश्चन है जो हम लोग ये देखो, यहाँ पे R1 R2 R3 लिखा है, R8 लिखा है, वहाँ 8 लिखा हुआ है। 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहले दो ये संख्या का नाम R1 और R2 दे देगा आपको डराने के लिए। का औसत 31/2 है। वहाँ लिखा था 15 गुना के 1/2 है ना, यहाँ 15.5 लिख दिया। यहाँ R2 R3 R4 और 5 का औसत 21 गुना के 1/3, वहाँ भी वही लिखा। क्वेश्चन सेम है, समझ में आया कि नहीं आया? बताया हुआ है। एक परिवार में 4 वर्ष के अंतर में 5 बच्चे जन्म लिए जिनकी औसत आयु 9 महीना तो नहीं हो सकता है ना, 4 वर्ष के जन्म में लिया, 9 महीना है, 9 वर्ष। 9 वर्ष है। क्या होगा? देखिए 4 वर्ष के अंतर पर 5 बच्चा जन्म लिया जिनका औसत 9 वर्ष है। कै को बच्चा जन्म लिया है? 5 को। सब कै साल पे? 4 साल। तो टाइपिंग का मतलब सेम रहा है। 5 को बच्चा जन्म लिया, ये लो A B C D और E, 5 गुरुकुल का औसत जो है 9 साल है, तो वो मतलब बीच में होगा, है कि नहीं? क्या कि सब 4 साल के गैपिंग में जन्म लिया है, औसत का मतलब बीच वाला तब होगा। तो 9 साल, तो ये होगा 13 साल, ये होगा 13 4 17 साल। ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 साल, 5 में से 4 गया 1 साल। 4 साल के गैपिंग में जन्म लिया है ना। तो सबसे छोटू का आयु क्या होगा? बोलो कितना होगा? 1 साल। चलो ध्यान दो, ये क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को नहीं बताया, ये वाला शायद अभी तक नहीं बताया, यदि वो आएगा कि तो नहीं बताया। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, आप थोड़ा समझ लो। शायद इसका 292.2 होगा। भी वही है। देखिए क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझिए। 9 व्यक्ति एक होटल में खाने के लिए गए हैं। 9 ईमानदार दोस्त आपस में होटल में खाने के लिए गए हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि उनमें से 8 व्यक्ति जो है अपने भोजन के लिए 30 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से, डॉक्टर से नहीं, दर से खर्च करते हैं प्रति व्यक्ति। वर्ड को ध्यान रखना। सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपया अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किया गया कुल खर्च क्या है? देखते हैं, थोड़ा ट्राई करके, हल्ला मत करना, नहीं बने तो बाहर में नहीं हल्ला करना। सुनो, 9 व्यक्ति में से 8 जो है अपने भोजन के 30 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से खर्च किया, तो एक व्यक्ति 30 रुपया, तो 8 रुपया, 8 व्यक्ति 8 तरीका 240, टोटल इतना ही रुपया ना दिया होगा।
और नौवा व्यक्ति मान लीजिए कि हमको लगा कि 1 रुपया दिया, यानी कुल खर्च इतना हुआ होगा। नौवा व्यक्ति कितना दिया? 1 रुपया। अरे 8 व्यक्ति, हर एक व्यक्ति 33 रुपया दिया है, 240 रुपया दिया। नौवा व्यक्ति कितना दिया हमको नहीं पता, माने कि 9 व्यक्ति 100 रुपया दिया होगा। इस तरह से टोटल इतना रुपया दिया गया। तो कह रहा है कि सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च, तो 9 व्यक्ति का औसत खर्च उतना ही होगा। हम आपके सामने ही ट्राई कर, हमको औसत का मतलब समझ गया कि कुल खर्च बट्टा कुल संख्या, तो कुल खर्च कितना हुआ? संख्या 9 लोग है, तो इनका औसत खर्च तो यही है। कह रहा है कि 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपया अधिक खर्च करता है। 9वां व्यक्ति खर्च करता कितना है? 1 रुपया। तो सभी 9 व्यक्ति का जो औसत खर्च है उससे 9वां व्यक्ति जो अभी भी 20 रुपया, तो एक काम करो कि एकरा में 20 घटा दो तो हो जाएगा दोनों आपस में, या तो 20 इधर दे दो बराबर। एक्स का मान निकलेगा तो पता चल जाएगा कि 9 व्यक्ति कितना खर्च किया था, नहीं पता चलेगा? 240 जोड़ x बराबर 9x माइनस 9 दूनी 18, 180 अभी 60 बराबर 8x, 4 दूनी 8 7.5, कितना हो रहा है? x का मान 60, 80 20 60, हाँ ठीक है, यानी x का मान तो 7.5। कुछ क्या है? सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च किया गया कुल खर्च कितना है? तो सभी व्यक्ति का मतलब 9 व्यक्ति कितना हो रहा है? 8 3 24, 240। सभी 9 व्यक्ति का औसत खर्च से 9वां व्यक्ति, ये जो सभी 9 व्यक्ति का औसत खर्च है, 9वां व्यक्ति का खर्च, 9वां व्यक्ति 20 रुपया अधिक खर्च करता है। औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपया अधिक खर्च करता है। नौ व्यक्ति का औसत इतना निकलेगा क्या मतलब? सभी 9 व्यक्ति का औसत खर्च, 9 व्यक्ति का औसत खर्च ये से 9वां व्यक्ति, 9 व्यक्ति कितना खर्च करता है? 1 रुपया, से 9वां व्यक्ति 20 रुपया अधिक खर्च करता है। 20 रुपया ये अधिक खर्च करता है। औसत खर्च से 20 रुपया, 20 माइनस 20 रुपया अधिक खर्च करता है, 20 माइनस होना चाहिए। औसत खर्च से 9वां व्यक्ति का खर्च जो है 20 रुपया ज्यादा है, एकरा में से 20 रुपया घटा है, बराबर है। मेरे समझ से यही होना चाहिए। 24 प्लस x बराबर 9x माइनस 180। अच्छा, यहाँ पे हम घटा दिए थे 2 और 1 3, 420 बराबर 8x, 4 दुनिया 4 10 40, 4 25 20, x बराबर 2 25 10 52.25, यानी कि 9वां व्यक्ति खर्च किया 100 रुपया, यानी कितना? 52.5, यानी कि 52 रुपया 50 पैसा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है? तो पहले से टोटल खर्च इन लोग का 821 रुपये के हिसाब से 240, आई किया है 52 रुपया 50 पैसा, यानी टोटल खर्च हो गया है कि नहीं? आसान है कि नहीं है? अब लोगों ध्यान दो और थोड़ा सा दिमाग का दर्द कर लो। हम 9 ईमानदार मित्र, आपस में वफादार मित्र, हम लोग भोजन करने के लिए रेस्टोरेंट में गए। सब लोग हम लोग तय किए कि भाई हम लोग खाना खा करके इकट्ठा अपना पैसा दे देंगे। तो दुकानदार से भाई होटल मालिक साहब को पूछना पड़ेगा ना
एक प्लेट का कितना रुपया खर्चा आएगा, तो वो बताया होगा भाई 20 रुपया आएगा, 25 रुपया आएगा, 30 रुपया आएगा, 40 रुपया आएगा, 50 रुपया आएगा, जो भी आएगा। तो मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में क्या बचेगा, कितना देना है। मान लो होटल मालिक बोलता है कि एक प्लेट का 40 रुपया दाम है, तो आप कै रुपया दे के निकलिएगा? 80 रुपया देंगे तो बड़ा बढ़िया रहता है उस समय। 40 रुपया प्लेट बोला था, 80 रुपया दे के जाइएगा? 40 से ना देगा। मैं थोड़ा पूछ रहा है, आप लोग सिंपल सवाल को भी क्रिटिकल समझ लेते हैं। हम तो सीधा सा बोले कि होटल में गए हैं आप लोग 9 को उठ करके यहाँ से दिल्ली जाते होंगे, गए और बोले कि चल भाई हमने खा लेंगे, क्या कहना, चले को मिठाई खा लेंगे, ठीक है भैया, कै रुपया पड़ेगा? 30 रुपया। अच्छा 30 रुपया सब आप लोग मान लो कि 10 हो गए हैं, तो इकट्ठा अगर किसी को लीडर बना दे, सही लीडर बन सकती है, तो इनको लीडर बना कर बोला जाए कि तुम्हें पैसा पेमेंट कर दे, तो कितना करेंगे? 300 रुपया। लेकिन होता कि नहीं, अपन अपन रहेगा, है कि नहीं? तो सब लोग कितना कितना रुपया देंगे? लेकिन अक्सर ऐसा देखते होंगे हो जाता है। सुनो इधर, आप लोग 10 गो मित्र हैं, 10 गो मित्र गए होटल पे नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में आप लोग और खा ही क्या सकते हैं? सड़ा गला दे दो, उसमें सॉस लगा दो, या तो मिर्चा उर्चा डाल दो। सुनिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। हम जो पूछ रहे हैं मेरा बात का जवाब दो। आप 10 मित्र थे, 10 में आपस में बहुत ईमानदारी था, बहुत बढ़िया पढ़ता था, जमता था। आप 10 लोग होटल में गए, क्वेश्चन तंग करेगा, नहीं सीखोगे तो हम बता रहे हैं। 10 लोग होटल पे गए खाने के लिए, तो पहले आप दुकानदार से पूछे यार कै रुपये प्लेट है, तो बोला होगा हमको नहीं पता है कै रुपये बोला, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम बोला कि हाँ इतना रुपये चाट प्लेट, 20 रुपये मिले, 25 रुपये, जो भी मिले हमको नहीं पता, ये आपको पता है। आप 10 लोग गए, 10 गो में 9 गो जो था ना, सोचा कि काम कर पहले खाओ पहले निकलो, तो 9 गो था वो चढ़ाक था सब, आज 10वां बेचारा ईमानदार, आप ईमानदारी होना कहेंगे, तो अपन आराम से खा रहा था। 9 लोग बोला कि काम करो चलो यहाँ से निकलो, निकला लोग, और 10वां जब व्यक्ति गया, 9 लोग तो अपना काउंटर पे पैसा दे के निकल दिया। जो मालिक होगा वो क्या सोचेगा, अरे चलो नहीं साथ ही में ना है, ये कहाँ जाएगा, इसको तो हम पकड़वे करेंगे, लास्ट में कोई दिक्कत आएगा। तो ईमानदारी से वो लोग जो दिया 9 को लेके रख लिया, बोला ठीक है जाइए आप, बाकी हिसाब किताब नहीं सब समझ में करेंगे। जैसे 10वां व्यक्ति बेचारा गया, तो बोला कि हाँ भैया लीजिए, तो ये सोचा होगा ना कि अरे 25 रुपये चाट है, 20 रुपये चाट है, तो हमको 20 देना होगा, 25 का बात है तो 25 देना होगा। जैसे ही वो गया काउंटर पे, तो उसको बोला कि भैया इतना से काम नहीं चलेगा, आप जो है 10 रुपया और हमको दीजिए, या 20 रुपया और हमको, मान लो 20 रुपया बोला कि एक्स्ट्रा और हमको दीजिए। क्या बोला वो? 20 रुपया और आपको देना पड़ेगा। बोला ये क्या है? बोला क्या है, आपको इतना देना पड़ेगा। बोले बात तो हमारा इतना का था। बोले बात उतना का था, लेकिन अभी आपको इतना देना पड़ेगा। तो समझ गया होगा क्या उसको देना पड़ रहा होगा। बोला क्या दुकानदार बेईमान था? तब आपका दोस्त ईमानदार था? क्या किया आपके साथ? आके गया था, जितना देना चाहिए था उससे ही लोग सब मिल करके 20 रुपया कम देकर गए। 1 मिनट सुनो, अगर वो लोग 20 रुपया जितना हमसे जो ले रहा है तो वही लोग के बदले न ले रहा होगा, वो लोग उतना कम दिया होगा, उसके बदले हम पे सब बांध दिया, बोला कि अब तो इसका पेमेंट करो, तो कम दे के गया था तो 20 रुपया और दो। अगर वो लोग 20 रुपया और दे के गया होता तो क्या हमको 20 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता? तो ये जो आपका 9 गो मित्र था ना, टोटल 9 मित्र मान लेते 10 नहीं, ताकि आप अभी जवाब दे पाए आराम से। 9 मित्र में तो 8 गो तो अपना चला गया। 9वां मित्र जब आप गए तो बोला कि भैया आपको
20 रुपया ज़्यादा देना है। तो आप समझ गए कि वो एक मतलब ये लोग 20 रुपया सब मिलके कम दे के गया था। अगर ये लोग सब 20 रुपया कम नहीं दिया होता, हमसे 20 रुपया एक्सपेक्ट नहीं होता। तो ये बताइए कि जो आपका 8 मित्र था, हर एक मित्र मिला करके 20 रुपया, मतलब सभी मित्र के मिला करके 20 रुपया कम हो रहा है। यानी हर एक मित्र को आपका नियम था और कितना ज़्यादा दे के जाना चाहिए था, आप मुझे इतने बता दो। मैं तो नहीं पूछे आपसे। हाँ, 20 रुपया ज्यादा लिया 8 गो के बदले, तो 8वें का मतलब 2,500 रुपया ये लोग कम देकर भागा। देख लो, 8 दूनी 16 4 20। अगर 2,500 रुपया सब कम देके नहीं जाता तो 20 रुपया हमसे ज्यादा नहीं लेता हूँ, लेकिन वो सब लोग 2,500 रुपया कम देके गया। यानी कि उन लोग को और जितना देना चाहिए था उससे 2,500 रुपया, जितना उन लोग को दे के गया उससे क्या देना चाहिए था, उसको 2,500 रुपया आएगा। थोड़ा देर में समझ में आएगा। देखो, 9 व्यक्ति में से 8 वो क्या किया कि अपना भोजन के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से खर्च किया। 30 रुपया तो दे दिया ये लोग, 9 को गया तो खाने के लिए ना। 9 में से 8 को पहले उठ गया खा करके, और दुकानदार को क्या रुपया दिया, सुनो इधर सीखो, 30 रुपया दिया। सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति को 20 रुपया अधिक देना पड़ रहा है। देखो वर्ड क्या बोला, कि सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से, औसत का मतलब समझ रहे हैं क्या चीज, प्रत्येक प्लेट जितना जितना सबको देना, सबके लिए बराबर बराबर जितना देना चाहिए था उससे भी 20 रुपया ज्यादा। यानी हर एक प्लेट का जितना भी कीमत था उससे उसको 20 रुपया ज्यादा। मैंने हम 1000 रुपया, मान लो 25 रुपये का चाट था तो हमको 20 रुपया ज्यादा 45 रुपया देना पड़ेगा। 20 रुपया ज्यादा काहे देना पड़ा, आपके दोस्त की वजह से। वो लोग 20 रुपया कम देकर गया था। कौन लोग, 8 गो लोग। 8 गो लोग मिल करके 20 रुपया कम देकर गया, इसका मतलब हर एक आदमी कितना कम दे के गया, 2,500 रुपया। यानी कि उन लोग को जो 30 रुपया दुकानदार को दे के गया था, लो भैया 30, लो भैया 30, उसको 30 रुपया नहीं देना चाहिए। कितना देना चाहिए, कितना देना चाहिए था बताओ। रामायण चल रहा है। हर एक पहले क्या किया, 8 लोग जो 33 रुपया दे के गया, जैसे ही बेचारा 9वां व्यक्ति गया तो पता चला कि जो इनको औसत खर्च हो रहा था उससे 20 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब कि जो 8 व्यक्ति पहले गए हैं 30 रुपया दे करके, हर एक लोग 2,500 रुपया कम दे कर गया। क्योंकि 20 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है, किसके वजह से, कि 8 आदमी कम दिए थे। 8 आदमी कम का मतलब हर एक आदमी कितना कम दिया, 2,500 रुपया कम दिया। 2,500 रुपया कम दिया, इसका मतलब उसको 30 रुपया नहीं देना चाहिए था, उसको देना चाहिए था 32 रुपया 50 पैसा। यानी कि चाट का प्रति प्लेट का कीमत कितना पड़ा, 32 रुपया 50 पैसा। आपके लिए कई रुपया पड़ रहा है, आपके लिए कितना पड़ा हमको बताओ। प्लेट तो था 32 रुपये 50 पैसा, लेकिन सभी के औसत खर्च से 20 रुपया ज्यादा, 5 रुपया 50 पैसा का पड़ गया। बता दीजिए, यानी कि जो औसतन, जो प्रति व्यक्ति औसत खर्च था, हर व्यक्ति को जो पेमेंट करना था वो 32 रुपया 50 पैसा। तो कह रहा है कि सभी व्यक्ति का कुल खर्च कितना है, अरे एक व्यक्ति को कितना देना था, 32 रुपया 50 पैसा। ऐसा ऐसा कै गो व्यक्ति है, देखिए 292 रुपया 50 पैसा आ गया होगा। समझ में आया थोड़ा बहुत, देखते हैं कितना लोग जवाब दे पाते हैं। चलो फिर से बताओ, 4 मित्र हैं, 4 व्यक्ति ABCD, एक अन्य 5वें व्यक्ति D के साथ गद्दारी किए थे। कुछ राशि इकट्ठा करने के सहमत होते हैं। उन चारों में से प्रत्येक 15 रुपया देता है। अब बेचारा फंस गया कौन इसमें, यदि जब रह गया तो लास्ट में ऐसा हुआ होगा आप लोग के साथ भी, ऐसा बात नहीं है, कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि गए तो दोस्त के साथ तो पता चला क्या रही अपने दिया हमको देना पड़ेगा।
उन चारों में से प्रत्येक 15 रुपया तो पहले दे दिया, आपने निकल लिया। अब पकड़ में आएगा कौन? ई को क्या पड़ गया भाई? पांचों के इकट्ठे धन के औसत से, मैंने जितना वो लोग सोचा था पांचों के इकट्ठे धन का औसत, मैंने सबको बराबर बराबर जितना देना चाहिए था उससे 4 रुपया देना पड़ता है। कितना इसको बुरा लगा होगा बताओ? ये तो सोच के चला होगा। ए सुनो इधर, मान लो कि 4 रुपया अधिक देने के बाद मान लो इसको 30 रुपया देना पड़ा, तो ये दिल में क्या बैठाया होगा कि हमको कितना देना है? 26 रुपया। जितना भी औसत था उससे 4 रुपया ज्यादा दिया, 4 रुपया देखा ना। तो जो है पांचों के इकट्ठे धन के औसत से 4 रुपया ज्यादा दिया। आप खुद बताओ कि जब आप 4 रुपया ज्यादा दिए होंगे तो आप किसको पकड़िएगा, किसके वजह से सोचिएगा? प्रैक्टिकल करके देखो एक बार, कोई लोग आप लोग तुरंत होकर गर्दन धर लीजिएगा, अरे वही ना 4 रुपया कम दे गया तेरा, पूरे वजह से हमारा वजह तय पड़ गया। अब वही हम बता रहे हैं। तो देखो आप 4 रुपया कम, आपको 4 रुपया ज्यादा इसलिए देना पड़ा कि आपका ईमानदार दोस्त लोग 4 रुपया कम दे कर गए थे। कई को यानी हर एक लोग को 1 रुपया और ज्यादा देने की जाना चाहिए, है कि नहीं? अर्थात उसको 15 रुपया नहीं देना चाहिए था, कै रुपया देना चाहिए था? सब व्यक्ति 16 रुपया देकर जाते तो पांचों व्यक्ति से टोटल कै रुपया इकट्ठा होता? तो समझ गए होंगे। इस टाइप और क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा, इसमें है कि नहीं हम नहीं बता सकते हैं। और है चलो ये वही बना दो बस, शायद 280 या 300 आएगा मेरे समझ से। देखते हैं कौन लोग बनाते हैं, बनाओ जल्दी, पहला आंसर देखते कौन होता है। है ना? देखो मैथ नहीं है भाई, सुनो। 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए होटल में गए हैं। 6 मित्र आप लोग हैं, उनमें से 5 मित्र जो आपका जो होशियार समझदार चालाक, वो क्या पहले ही क्या किया कि 32 रुपया अपने खाने पर 32 रुपये खर्च करता है सब लोग, मैंने 32 रुपया दिया, निकल लिया। कॉलर किसका पकड़ाएगा? छठा व्यक्ति को। छठा व्यक्ति को तो यही सोच के रखा होगा कि हमको 32 रुपया तक देना हो। मैंने एक बात बता रहा है, तो उसको क्या पता चल रहा है कि औसत खर्च जितना लिखा उससे उसको 80 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जितना वो सोच के रखा था, औसत का मतलब प्रत्येक का जितना बांट के रखा गया था हिस्सेदारी, कितना इतना देना है, और उससे उसको 80 रुपया ज़्यादा देना, उसका दिमाग सनक जाएगा। बोलेगा कि आखिर हमको 80 रुपया कहाँ ज़्यादा देना पड़ा भाई? पूछेगा मालिक से कि भाई 80 रुपया हम ज़्यादा क्यों दे? तो सीधे बोलेगा अरे भैया वो लोग 80 रुपया कम देकर गए हैं सब लोग। तो पाँचों मिलकर 80 रुपया कम देकर गया, यानी हर एक लोग अपने पॉकेट से 16 रुपया कम देकर गया है। यानी उन लोग को 16 रुपया और हर एक व्यक्ति ज़्यादा देकर जाता तो उसको 80 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। यानी उसको 32 रुपया नहीं देना चाहिए था, 32 रुपया नहीं देना चाहिए था उसको। हर एक प्लेट का औसतन कीमत कितना देना चाहिए था? 48 रुपया। यानी प्लेट का कीमत था 48 रुपये प्रति प्लेट। और ऐसे ऐसे क्या व्यक्ति हैं, कुल पूछ रहे हैं कि कितना रुपया का खाना आप लोग खाए थे सब लोग मिल करके। एक प्लेट का 48 रुपये कीमत था, तो 6 का हो जाएगा 200। आज बार छोड़ दें, बता दें टोटल क्वेश्चन लास्ट 50 हुए ना? बोलो काम कीजिएगा, बचा कुचा जितना भी क्वेश्चन है कल ट्राई करके आ जाइएगा। परसों आपका एज चालू होगा।